अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक ऐसी चर्चा करने के लिए जिसे देख करके आपके मन में एक बार के लिए भय की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि ये भय से ज्यादा अच्छा है कि आप अवेयर रहें, क्योंकि जानकारियां आपको अवेयर करने के लिए दी जाती हैं, डराने के लिए नहीं दी जाती हैं। और अगर आपको डर लगता है तो कभी कभी वो डर अच्छा भी होता है, क्योंकि समटाइम्स हम लोगों को कुछ चीजें इस तरह से पेश करके दी जाती हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। वो जो कथन है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अब वो ऑल इज वेल करके कोई हमारे साथ चोट ना कर दे, इसलिए आपको ये खबर ध्यान से सुनने की जरूरत है। हाल ही में चीन ने एक अलग ही दाव अपना दिया है, यानी वो देश जो कि कुछ महीने, यदि आप दिसंबर में है तो नवंबर तक जीरो कोविड पॉलिसी अपना रहे हो, अचानक कहते हो कि सब कुछ अच्छा है, और तो और अब ये कसमें खाते हो कि अपने लोगों से कह रहे हो कि आपको जहां जाना है जाइए, कोई नहीं रोकेगा, किसी को हमारे यहां आना है आइए, हम कोई नहीं रोकेंगे। और तो और कोरोना को अब हम ग्रेड में गिरा दे रहे हैं, यानी कि हम इसको वो बीमारी ही नहीं मान रहे हैं जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, यानी कि हम इसको ए ग्रेड से बी ग्रेड के अंदर डाल दे रहे हैं। ग्रेडिंग बिगाड़ दी कोरोना की कि तुम अच्छी बीमारी नहीं हो, हट जाओ, तुमको हम काउंटिंग ही नहीं करेंगे। और चाइना की सरकार कह रही है कि अब हम लोगों के सामने रोजाना का डेटा भी प्रस्तुत नहीं करेंगे, कितने लोग मर गए, कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोगों को इन्फेक्शन है। क्या चल रहा है भाई, ये हैं 2020 के बाद में 2022 खत्म होने की स्थिति में आ गया। 3 साल बाद चीन बोल रहा है कि अब मैं अपने बॉर्डर खोलूंगा। कब खोलेगा? जब 5000 लोग तो खुद के डेटा के हिसाब से रोजाना मर रहे हैं। क्वारंटाइन कोई आएगा तो नहीं करूंगा, कोई भी आओ जाओ, मैं क्वारंटाइन नहीं करूंगा, ना किसी का पर्सनल टेस्ट करूंगा, कुछ भी नहीं, आराम से आइए जाइए। चीन के बयान है यार, ये कैसे लेने की जरूरत है इस बात को? दुनिया को सतर्क होने की आवश्यकता है, या फिर यह मानने की कि ऑल इज वेल हो गया है? क्योंकि चीन ने जो अब तक लोगों को कमरों में बंद करके रख रहा था, जो लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा था, अचानक महीने भर के अंदर हृदय परिवर्तन। ये शी जिनपिंग का एक प्रकार से अपनी जनता के साथ बदला है और दुनिया के साथ बदला है। वो शी जिनपिंग जो कि अपने देश की लगभग 30% जीडीपी को गवर्न करने वाले शहरों को लॉकडाउन में रखे हुए थे साल भर से, अचानक सब खोल देते हैं और इतना तक कह देते हैं जिसको जैसे जीना है जियो, जिसको जहां जाना है जाओ। ये समटाइम्स ऐसे नहीं होता। बच्चा कई बार घर के अंदर जिद कर रहा होता है, मम्मी पापा उसको समझा रहे होते हैं, बेटा मान जा, बेटा मान जा, बेटा मान जा। कई बार घर वाले वो टैक्टिक अपनाते हैं, क्या कि अगर तेरे को मरना है ना तो जा मर, तेरे को गिरना है तो जा गिर। कई बार समझाने के बाद भी जब नहीं मानते, खुन्नस में नहीं कह देते हैं, तेरे को बता दिया यहां तेरे हाथ में लग जाएगी, तेरे को बता दिया यहां तेरे को नुकसान हो जाएगा, जा तेरे को करना है तो कर ले। कुछ उस तरह का बिहेवियर दिखाई पड़ रहा है भाई इनका। अपनी जनता को पहले पूरी तरह से जीरो कोविड नीति की पालना करवाई, नहीं मान पा रहे, कोई बात नहीं, खुला छोड़ दो इनको। अब भाई तुम सरकार चला रहे हो, सर्कस नहीं। आप लोग वो काम नहीं कर सकते। आप सोचकर देखिए, जहां 90 दिन के अंदर चीन की 60% आबादी संक्रमित होने की आशंका हो, 10 लाख मौतों की आशंका हो, इनको इस बात का भी अब फर्क नहीं पड़ रहा है। आप सोचकर देखें, एक साम्यवादी देश के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अपोजिशन के पास नाम, भाई ऑब्वियस ही बात है ना, हमारे देश के अंदर कोई भी फैसला होता है तो विपक्ष खड़ा होता है, जनता प्रश्न करने लगती है सरकारों से। इनके यहां विपक्ष होता ही नहीं है, क्योंकि चीन के अंदर वन पार्टी सिस्टम होता है, जो भी है एक ही पार्टी है, फैसला उसी को लेना है, उसके अंदर ही सारे फैसले होने हैं, उनका कोई विरोध नहीं करेगा। या तो ये काम करेंगे या विरोध करेंगे, जिसने विरोध किया लो हटा दो उसको सत्ता के सामने से। तो यहां पर आप जो खबर देख रहे हैं, आज से 6 दिन पहले हमने खबर की थी कि यहां पर 10 लाख लोगों की मौतों की आशंका है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना विल रीओपन अवर बॉर्डर, और इसने जनवरी 8 तारीख डिस्कस कर दिए। भाई साहब, दुनिया के देशों ने, विशेष रूप से इसके पड़ोस वाले देशों ने, जैसे कि इसके जस्ट सामने है जापान, उसने कह दिया है कि भाई साहब बात ऐसी है कि जनवरी 31 दिसंबर के बाद से कोई भी बॉर्डर के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा, इतने रेस्ट्रिक्शंस हम लगा लेंगे अपने यहां पे, तुम भले ही खोल खोल के भेज दो। अब यहां पर बड़ी मुसीबत यह है कि हम लोग इसको कैसे लेने वाले हैं। इस आज के सेशन में सारी बातों की चर्चा हम करेंगे, किस दिशा में जाएंगी ये सारी चीजें। तो चाइना विल रीओपन इट्स बॉर्डर, अबंडन कोविड क्वारंटाइन फ्रॉम जनवरी 8, ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं। चाइना टू स्क्रैप कोविड क्वारंटाइन रूल फॉर इनबाउंड ट्रैवलर्स, किसी को भी आने जाना है, चाइना टू स्क्रैप, ये सब जगह की खबरें आपके सामने निकल करके आ रही हैं। जहां एक और चीन के अंदर आने जाने वाले लोग खुद घबरा रहे हैं, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस पर मास्क लगाए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, वो ये समझने के लिए पर्याप्त हैं कि 20 दिन में 25 करोड़ लोग कोविड-19 से संक्रमित होने की खबर आ रही है। लेकिन इसके बाद भी देश की अथॉरिटीज तय कर रही हैं कि अब हम क्वारंटाइन खत्म कर देंगे, बॉर्डर्स को खोल देंगे। इसको सुनते ही दुनिया भर के विशेषज्ञ पूरी रूप से हैरान हो गए हैं। सबका यह मानना है कि भाई जीरो कोविड नीति अभी खत्म करी ही थी और उसके बाद तुम ये जो करने
करने जा रहे हो, इससे आप ना केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हो। जिस प्रकार से पहले कोरोना आपने अपने द्वारा दुनिया में भेजा था, अब कुछ उस बात को आप कह के करने वाले हो। नियरली 250 मिलियन कोविड केसेस चाइना के अंदर 20 डेज के अंदर हाजिर हो जाएंगे। दिसंबर हुए हैं, मतलब 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में हुए हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, और आगे यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है। ऐसी स्थिति में अब यह बहुत बड़ी चिंता की बात बन गई है कि यह दुनिया के लिए कोविड को प्रसार करने के लिए क्या कोविड बस्ट की नीति अपना रहा है कि जहां चाहो वहां पर कोविड को फैला दो। कुछ उस तरह की चीजें तो नहीं कर रहा है। बॉर्डर्स खोलने की बातें निकल कर आ रही हैं। अब अच्छा, एक बात और देखिए, ये इनका ग्लोबल टाइम्स का अखबार है, जो इनका मुखपत्र है, चाइना टू डाउनग्रेड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी फ्रॉम जनवरी। अब ये क्या होता है? देखो, कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं जिन्हें क्लास ए कैटेगरी की बीमारी कहा जाता है। बीमारियों की भी इज्जत होती है, ऐसे थोड़ी आप हल्के में ले लोगे उनको। इज्जत कैसी है कि यार तुम्हारी वजह से लोग मरते हैं तो इसकी इज्जत दे दो, क्लास ए की बीमारी है। क्लास ए से उसको डाउनग्रेड किया जा रहा है, यानी कोविड अगर आदमी होता तो वो डूब के मर जाता कि यार मेरी तो बेइज्जती कर दी, नौकरी से सस्पेंड नहीं, हमको तो डाउनग्रेड कर दिया है, डिग्रेड कर दिया है, क्लास बी से क्लास ए का कर बीमारी बना दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोविड वाले जो भी आंकड़े हैं उनको क्लास बी में डालते ही पब्लिश करने की जिम्मेदारी खत्म। मतलब यह हुआ कि अगर आप क्लास बी बीमारी लेकर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्लास बी है, इसका डेटा भी हम नहीं रखेंगे। मर गए क्या? क्लास बी से मरे थे, क्लास ए कैटेगरी में नहीं आ रही है। ये चल क्या रहा है? मतलब इनके थिंक टैंक सोच किस तरह से रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, एक चीज यहां पर और सोचने को मिल सकती है कि क्या चीन भारत से मोटिवेट हो रहा है क्या? आप पूछेंगे ऐसा क्यों? जो चीन अब कर रहा है ये तो हम बहुत पहले से कर चुके हैं। अर्थात जो चीन ने इन दिनों अपनाया है, अपनाया क्या है? सब कुछ खोल दो, जिसको आना है जाना है जाओ, कोई मास्क नहीं पूछेगा, कोई कोरोना नहीं पूछेगा, चलने दो पैरेलली, उससे इम्यूनिटी आ जाएगी क्या? अरे भैया, लेकिन 95% इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन हो चुका है। इंडिया की नकल मत करो, तुम्हारे यहां वैक्सीनेशन के आंकड़े बाहर नहीं निकले। तुमने अब तक आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाई है, वैक्सीनेशन की नहीं। इंडिया ने पूरे देश में तब जाकर के लॉकडाउन खोला जब हो गया कि हाँ भाई वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। तीसरी डोज भी हमारी 25 करोड़ के आसपास तीसरी डोज जा चुकी हैं। इसका मतलब इंडिया के केस में अगर तुम कंपैरिजन करना चाहते हो कि इंडिया ने जो किया था जिससे कि नेचुरल इम्यूनिटी इंडियंस में आ गई, हालांकि नकल कर रहा होगा हमारे बारे में लेकिन कभी कहेगा नहीं कि हम इंडिया की तरह करने की सोच रहे हैं। अब वही वाली बात है, नकल के लिए अकल चाहिए, शायद ये अकल नहीं लगा रहा है कि वैक्सीनेशन के अभाव में तुम्हारे यहां जो केस हो रहे हैं, हालांकि जिस BF7 वेरिएंट के कारण ये केस निकल कर आ रहे हैं ओमिक्रॉन के, वो इंडिया में ऑलरेडी 2-3 महीने से घूम रहा है, फिर भी हमारे केसेस लगातार गिरते जा रहे हैं। कारण क्योंकि हमारे यहां पर नेचुरल इम्यूनिटी ऑलरेडी आ चुकी है। यह स्वास्थ्य विभाग का भी मानना है, हम सतर्कता बरत रहे हैं। वहीं चाइना के अंदर चूंकि लोगों ने अभी तक किसी भी प्रकार से पब्लिक इम्यूनिटी ग्रहण ही नहीं की, लोगों के अंदर वैक्सीनेशन ना हो पाया और ना होने की वजह से ना तो वैक्सीनेशन के कारण इम्यूनिटी पनपी और ना ही मार्केट में एक दूसरे के साथ रहने से बीमारी के प्रति इम्यूनिटी पनपी। तो अब ऐसी स्थिति में इनके यहां के जो मामले हैं वो इंडिया के उलट देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहां से ये जो चीज निकल के आती है ये अपने आप में एक चिंता की बात है। यहां तक भी इन्होंने फैसला कर लिया है कि चाइना टू स्टॉप पब्लिशिंग डेली कोविड फिगर्स, यानी कि अब हम यहां से आगे रोजाना के आंकड़े भी नहीं छापेंगे। भाई कितने मर गए, कितने जी गए, नहीं करेंगे साहब, इतना तो सही है। लेकिन अब लोगों की रिसर्च क्या कहती है? एक यूके की रिसर्च फर्म है जिसका नाम है एयरफिनिटी, उसने कहा है कि चाइना की जो कोविड डेथ्स हैं वो प्रोबेबली प्रतिदिन 5000 हो रही हैं, यानी कोरोना की वजह से 5000 लोग मर रहे हैं। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ गया। चाइना की सिटी के अंदर वर्तमान में हालत यह है कि यहां पर ब्लड के लिए, यहां पर मेडिसिन के लिए, यहां पर हर तरह की दवा के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। चाइना ने अपने द्वारा ब्लड डोनर्स को आह्वान किया है कि जल्दी आकर के ब्लड डोनर्स पहुंचे। चाइना का जो जिजियांग करके जो जगह है वहां पर 1 मिलियन डेली कोविड के केसेस आ रहे हैं जो कि जल्दी ही डबल हो जाएंगे। कोविड की वजह से यह माना जा रहा है कि चाइना के अंदर लगभग 60% पीपल जो हैं वो वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इसी बीच में चाइना ने एक काम जो किया है वो ये है कि अमेरिका की जो दवा निर्माता कंपनी है उसका, जिसका नाम है फाइजर, उसको अपने यहां पर दवा बेचने की अनुमति दे दी है कि हां तुम यहां पर अमेरिका की कंपनी दवा बेच सकती है। और इसकी पैक्सलोविड नामक दवा है जिसकी बिक्री फिलहाल के लिए यहां पर शुरू कर दी जाएगी। यानी कि ये दवाइयां जैसे कि मतलब यहां पे फाइजर और बायो मतलब काफी इफेक्टिव दवा मानी गई है, उसको बेचने की परमिशन यहां पर दे दी गई है। इवन चीन की सरकार के द्वारा ट्रेडिशनल जो चाइनीज मेडिसिन है जिसका नाम है लियान हुआ, किंगवेन, उसको भी लोगों को खाने की कहा जा रहा है कि आप उस ट्रेडिशनल दवा को खाएं और स्वस्थ हो जाएं। लोगों को मानसिक रूप से सरकार स्वस्थ कर रही है। वहीं दूसरी ओर
आपको यह जानकारी भी होनी चाहिए कि यहां पर कोरोना का जो विस्फोट हुआ है, जिसके चलते 3.5 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी अब एक प्रकार की मजाक सी लग रही है कि बाड़े को खोल दिया गया है। जिस बाड़े में अब तक लोगों को भरकर रखा गया था, वहां पर लोगों को खोल दिया गया, जहां एक और लोगों को क्लासरूम्स में ड्रिप्स चढ़ाई जा रही हैं, जो मॉर्चरीज हैं, जहां पर लोगों का मतलब क्रिमेरियम है, जहां पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वो लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जहां तहां देख रहे हो वो हालात दिखाई पड़ रहे हैं जो कभी इंडिया में दिखाई दिए थे जब कोविड की सेकंड लहर हमारे यहां आई थी। अब वो चीजें कोरोना की यहां पर दिखाई दे रही हैं। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, मरीजों को व्हील चेयर पर बिठाकर ड्रिप चढ़ाई जा रही हैं, बेड के नीचे लोगों को लेटे हुए आप ट्रीटमेंट लेते हुए देख सकते हैं। लेकिन फिर भी चाइना का कहना है कि वो सारे बॉर्डर्स खोल देगा। अब चिंता की बात यहां पर यह निकल कर आती है कि वर्ल्ड इसको कैसे लेगा। अब देखो, जिनके पास में वैक्सीनेशन पूरा है वो अपने आप को सतर्क रखते हुए इस बात को बहुत पॉजिटिवली ले सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये घबराने की बात नहीं है कह करके हम इस बात से मतलब चिंताहीन हो सकते हैं क्या? जो इसने कोविड-19 के टाइम पर किया था, हम तो उस समय भी WHO की बात मान रहे थे, इसकी बात मान रहे थे कि शायद कुछ भी नहीं है, सब बातें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान दुनिया को उठाना पड़ा। अब ये चिंता की बात इसलिए है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड-19 के जो BF7 वेरिएंट ने तबाही मचाई है, कहीं ये और ज़्यादा म्यूटेट हो गया हो। असल में इस कोरोना के साथ में एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है, यानी कि जिसके वजह से इसके नाम अलग अलग पढ़ते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये जो पढ़ते हैं ओमिक्रॉन, ये असल में इसके अंदर के न्यूक्लिक मटेरियल के अंदर बदली हुई जीनोम सीक्वेंसिंग का अंतर है। यानी कि जब अंदर लगे हुए जीन अपने आप को आगे पीछे करके व्यवस्थित कर लेते हैं तो नया प्रोडक्ट निकल के आ जाता है, और जितना ज़्यादा स्ट्रांगली आप इससे बचने के लिए निकलते हैं, ये अपने आप को फिर से वेरिएशन कर लेता है और एक नया वेरिएंट बन के बाहर आता है। अब ऐसी स्थिति में चिंता की बात फिर से पैदा होती है कि इसने जो हरकतें की हैं, BF7 की जगह कोई और म्यूटेशन बनकर के वेरिएंट आ गया और उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया, तो उससे फिर बचना मुश्किल होगा। यही कारण है कि BF7 से भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट आ सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का दावा है। जिसमें से कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के इन्फेक्शन डिजीज के एक्सपर्ट्स का कहना है, ब्लूमबर्ग को इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि भाई आगे आने वाले समय में संभव है कि नए कॉम्बिनेशन से और भी खतरनाक वेरिएंट इसके बनकर आ जाएं। हालांकि दुनिया अपनी रक्षा स्वयं करे, यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ऐसे ही हर देश अपने यात्रियों की, अपने देशवासियों की सुरक्षा स्वयं करें। तभी तो द जापान टाइम्स में छवि खबर के अनुसार दिसंबर 30 से जापान के बॉर्डर ट्रैवलर्स के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे, नो एंट्री। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर, चाइना की तरह नहीं, पहले भी आपको याद होगा एक बार ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की जब सरकार थी तब भी इन्होंने कोविड को लेकर के थोड़ी लापरवाही दर्शाई थी। क्या लापरवाही दर्शाई थी? शुरुआत में इन्होंने कहा था लोगों को खुला छोड़ दो जिससे नेचुरल इम्यूनिटी पनपेगी। अगर ध्यान हो शुरुआती दौर में हमने उस पर भी सेशन किए हैं, हमने रेफरेंस यहां पर नहीं लगाया है। यूके गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम भी कोरोना को ट्रैक नहीं करेंगे। भाई इससे क्या होता है? बोले लिविंग विद कोविड, यानी कि अब हमारे आंकड़े पब्लिश नहीं किए जाएंगे। मतलब कितने लोगों को कोरोना हुआ, कितने मर गए, ये हम पब्लिश नहीं करेंगे। 2023 से ये भी कसम खा लिए हैं। क्या हो रहा है सब समझ से परे है, जो भी है वो आपके सामने है। आपके आंकड़े अभी भी सरकार दे रही है, आप उन आंकड़ों को देखते रहें, दुनिया की खबरें हम लेकर आते रहेंगे, सतर्क रहें, यही हम बार बार कहते रहेंगे। हालांकि सरकार ब्रिटेन की कह रही है कि हम वायरस के साथ रहना सीख रहे हैं, यानी कि उसको अपने साथ एक लिविंग पार्टनर बना लिया कि तुम जियो हमारे साथ। पाकिस्तान का क्या होगा? तेरा क्या होगा रे पाकिस्तान? ना तेरे पास वैक्सीन है, ना तेरे पास इलाज है। कोई नहीं जी, इसके भी बॉर्डर्स पर टेंशन है। इसने भी बोला है कि भाई साहब हमारे लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि कोविड का नया वेरिएंट हमें भी कर लेगा। कोविड देख करके नुकसान पहुंचाता है लोगों को, ऐसे लोगों को नहीं उठाता है। तुम्हारे लिए तो आतंकवादी काफ़ी हैं। खैर, तो फिलहाल के लिए एक चाइना के साथ साथ पाकिस्तान में भी चिंता है। पाकिस्तान को दवाइयाँ भेज रहा है, पाकिस्तान को दवाइयाँ, हालांकि चीन ने पहले मई में भी भेजी थी और अब भी कहा है कि तेरे को दवाइयाँ हम भेजेंगे, तो चिंता मत कर, दवाइयों की जगह तू रियल गोली खा। फिलहाल के लिए इतनी बात है कि इंडिया अच्छी कंडीशन में है, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने कहा है हाल ही में अपने स्टेटमेंट्स में, और उन्होंने कहा है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, इंडिया में सब तरह की सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से बरकरार हैं। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने
दुनिया की पहली नेजल ड्रॉप को भी परमिशन दे दी है, यानी कि नेजल वैक्सीन, नाक में डलने वाली वैक्सीन को, जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, जिसको इनकोवैक नाम दिया गया है। इसकी रेट भी अनाउंस कर दी गई है। अगर आप आउटसाइड हॉस्पिटल यानी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से लगवाना चाहते हैं तो ये 800 रुपए में आपको पड़ेगी, और अगर आप सरकारी हॉस्पिटल से लगाना चाहते हैं तो 325 रुपए के अंदर वैक्सीन मिल जाएगी। यानी जो कोविड वैक्सीन आपने अभी तक ली थी उसके लिए अब नेजल ड्रॉप के तरीके से भारत बायोटेक की इनकोवैक नाम से दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन आ चुकी है। यानी नाक में डलवा लिया तो आपका तीसरा डोज कहलाएगा ये। यानी जैसे आपने 2 बार वैक्सीनेशन करवा रखा है, ट्रिपल वैक्सीनेशन के रूप में आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या दुकान पर मिल जाएगी? नहीं, ये दुकान पर नहीं मिलेगी। इसका भी तरीका बिल्कुल वैसे ही है। कोविन पोर्टल जैसे आपने पहले वैक्सीनेशन के लिए यूज किया था, वैसे ही आप नेजल वैक्सीनेशन के लिए भी कोविन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही अपने आप को रजिस्टर करवा पाएंगे। ठीक है ना? तो इस काम को करने के लिए भारत बायोटेक ने इस काम को जो विकसित किया है वो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर के डेवलप किया है। दुनिया की पहली है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोविन प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, अपने लिए बुकिंग कर सकते हैं। कोविन की हमने लॉगिन आईडी आपके सामने रखी हुई है, cowin.gov.in पर जाकर आप लॉगिन करें, अपने मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करें। अगर आपने पहले से कर रखा है तो लॉगिन आप ओटीपी के साथ कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको वापस से अपना नंबर रजिस्टर कराना होगा। पिन कोड डालिए, आसपास का एरिया सेलेक्ट करिए, आपको पता चल जाएगा किस हॉस्पिटल के अंदर इनकोवैक अवेलेबल है। अपने लिए डोज चुन लीजिए, बूस्टर डोज के रूप में आपको यह अवेलेबल होगा। अपना पेमेंट कंफर्म करिए और फिर पेमेंट के बाद में इनकोवैक लगाने के लिए पहुंच जाइए। ठीक है, तो नाक के अंदर से आपको नेजल वैक्सीन के रूप में यह वैक्सीन प्राप्त हो जाएगी। प्राइमरी और बूस्टर डोज के रूप में यह वैक्सीन आपको यूज में मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ भारत के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने इसके बारे में पूरी तरह से मॉक ड्रिल्स करना शुरू कर दिया है कि इन केस अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हम उन लोगों से किस तरह से निपटेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आ रही होगी। भारत के एयरपोर्ट्स पर प्रॉपर तरीके से कोरोना की जांचें हो रही हैं। जहां कहीं भी अगर केसेस निकल रहे हैं तो उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में देश के आंकड़े इतने हैं कि भारत में 227 नए केसेस हैं, एक्टिव केसेस 3,500 हैं। कुल केसेस अब तक हमारे पास 4.5 करोड़ हो चुके हैं। रिकवरी इनमें से 4 करोड़ 41 करोड़ की हो चुकी है। 5.5 लाख मौतें भारत में जब से कोविड आया है तब से हो चुकी है। 25 दिसंबर तक के आंकड़े हैं जो हमने आपसे साझा किए हैं। ये थी कोविड समाचार। उम्मीद है आप सभी साथियों को हमने चिंता के लिए ये बातें नहीं सुनाई हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपको अपडेट करना था, क्या क्या सरकार कर रही है, क्या दुनिया में हो रहा है, हमने एक सेशन के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो जानकारी सुनने के बाद एक नैतिक जिम्मेदारी आप अगर उठा लें कि हाँ भाई जानकारी अच्छी है, एक कमेंट छोड़ दें आप, हमारे लिए बड़ा उत्साह मिलता है। और अगर आप हमको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, तो ऐसा लगता है कि हम भी कुछ आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन से याद आया, एक कंट्रीब्यूशन जो मैं आपके लिए नए साल से करने जा रहा हूं उसकी सूचना मैं कह रहा हूं काफी दिन से कि मैं दूंगा, तो चलिए आज उसको डिस्क्लोज कर ही देते हैं। और डिस्क्लोजर ये है, आप में से बहुत सारे साथी बहुत लंबे समय से, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया, मतलब काफ़ी दिन से पढ़ा रहा हूं, बहुत दिन से आप में से बहुत सारे लोगों की यह डिमांड थी कि सर आपके थ्रू हमें डिटेल में फाउंडेशन बैच तैयार लेकर के आना है। लेकिन हमेशा डिमांड क्या होती थी आपकी कि आपके थ्रू हमें पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा पाता हूँ, कईयों के सवाल होते हैं, कई बार मेरे कुछ जानने वाले लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि सर आप इन सब्जेक्ट्स में हर सब्जेक्ट के ऊपर अपनी राय रखने कैसे आ जाते हो। इवन कुछ मित्र भी मुझसे ये सवाल जब करते हैं, उसके पीछे का कारण है, खुद लंबे समय तक सिविल सर्विसेज का विद्यार्थी रहा हूं, सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ हूं। ऐसी स्थिति में तैयारी करते समय लगभग 16 सब्जेक्ट पढ़ने का और डिटेल में पढ़ने का मौका मिला है। लंबे समय पढ़ने और पढ़ाने का अनुभव रहा है। केवल पढ़ करके नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको पढ़ाने से पूर्व खुद ने परीक्षा बहुत अच्छे से क्वालिफाई की है, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में चयन हुआ है। ऐसी स्थिति में फिर नॉलेज अगर था तो आपकी ये डिमांड लगातार बनती आ रही थी कि सर कोशिश करिएगा कि आपके अनुभव हैं उन्हें हमसे साझा करने के लिए आप किसी मंच का उपयोग करें। अब हम मंच तो उपयोग करना चाह रहे थे, मुसीबत ये हो रही थी कि मैं फाउंडेशन जीके का बैच जब लेकर आता था तो आप में से कुछ साथी कहते थे कि सर सब्सक्रिप्शन का चार्ज बहुत महंगा होता है, और ऐसी स्थिति में आपके सब्सक्रिप्शन को परचेज करने के लिए हम लोगों को पढ़ना केवल जीके है, लेकिन आप कहते हो कि साथ में और सब्जेक्ट भी पढ़ो। तो मैंने अपने द्वारा रिक्वेस्ट करके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से ये कहा कि एक ऐसी नॉमिनल रेट निकल आई जिससे कि आपकी कॉस्ट भी निकल आए और बच्चों के ऊपर भी बोझ ना पड़े। तो फाइनली वो हमारी इस चीज़ के लिए तैयार हो गए हैं।
और तैयार हुए तो आपको एक बहुत ही किफायती दाम पर, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है तो उसकी भी अपनी अपनी कंडीशन है, पूरी टीम के खर्चे वर्चे, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर अब मैं आपके साथ अनाउंस करने जा रहा हूं। और अनाउंसमेंट यह है साथियों कि आपको फाउंडेशन रूप से, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, विशेष रूप से एसएससी के विद्यार्थी इस बात को सुन लें, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स अच्छे से देख लिए। स्टैटिक जीके का फाउंडेशन लेवल पर जो भी नॉलेज है मार्केट में, वो कुछ एक किताबों को खोल खोल करके लोग यों की यों पन्ने पढ़ा के चले जाते हैं। आप में से अगर कोई पुराना विद्यार्थी है या फिर कोई मेरा पुराना साथी है, उससे जरा फीडबैक लीजिएगा कि सर का क्या अनुभव है पढ़ाने का। और क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं जीके पढ़ाने से बच रहा था, क्योंकि पहले ही बहुत सारे काम खोल रखे थे, लेकिन विद्यार्थियों की बड़ी डिमांड को देखते हुए, क्योंकि एसएससी ने अब मेंस में भी जीके डाल दिया है, मतलब उसके अंदर भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के प्रश्न आने लगे हैं। एसएससी का मेंस का एग्जाम जो होने लगा है, इवन डिफेंस के एग्जामिनेशन में जीके का बहुत बड़ा रोल हो गया है, स्टेट पीसीएस में बहुत बड़ा रोल, इवन यूपीएससी के जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनका भी फाउंडेशन मजबूत होना होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस नए साल पर आपके लिए एक तोहफा प्लान कर दिया जाए, और ये तोहफा आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैं अब आपके साथ रिवील करने जा रहा हूं वो तोहफा जो कि अनअकैडमी की मदद से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उस पर अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं नए साल पर अपना जर्नल अवेयरनेस विद अंकित अवस्थी, एक डेडिकेटेड बैच। डेडिकेटेड बैच का मतलब अब आपको गोल के रूप में भी सेलेक्ट यही करना है, जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी। नो यूपीएससी, नो स्टेट पीसीएस, नो एसएससी, कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। अनअकैडमी का लिंक मैंने पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नए साल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, दिन बचे हैं 3 नया साल शुरू होने में। अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए, क्योंकि डेडिकेटेड 6 मंथ का बैच है और कीमत आपके सामने है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डेडिकेटेडली मात्र 1999 में है। इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यदि अंकित 10 यूज कर लेते हैं, इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि 4 सब्जेक्ट जो कि डिटेल में, क्योंकि आपको बताने के लिए मैं कई दिन से मैपिंग की क्लासेस का जो आह्वान कर रहा था कि मेरी मैपिंग की क्लासेस देख लीजिए, मेरी मैपिंग की क्लासेस देख लीजिए, उसके पीछे का बड़ा कारण यही था कि आप एक बार मैपिंग देख लें। तो शुरू होने जा रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी नए साल में। अगर आप चाहते हैं अपने आप को बुक कराना, तो अनुभव के लेने के लिए, यानी कि ऐसी राइड करने के लिए फाउंडेशन बैच की जिसकी लंबे समय से दरकार थी, और यह दावा है यदि किसी विद्यार्थी ने इस कोर्स को कर लिया, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि मैंने बीच में कई बार कोशिश की कि मैं कोर्स लेकर आऊं, हर बार रुक जाता था, क्योंकि मेरे को पढ़ाना था केवल जीके, और हर बार मैं आपके लिए ये लाइन बोलता था, ये भी ले लो, वो भी मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, एक अपना पर्सनल होना चाहिए, और वो फाइनली प्लेटफॉर्म ने इस बात को स्वीकार कर लिया और एक बहुत नॉमिनल कीमत में आपके लिए बैच अनाउंस कर दिया है। जिनको तैयारी करनी है हमारे साथ जुड़ जाइए और देखिए फिर कैसे अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। अनुभवों को जोड़ने के लिए, और पुराने अनुभव अगर आपके साथ हैं तो उसे जरूर महसूस करिएगा, क्योंकि यहां पर हमने फीस बड़ी ही नॉमिनल रखी हो, लेकिन इसमें फाउंडेशन, चाहे वो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, जिसको एनसीईआरटी फाउंडेशन तैयार करना हो, स्टैटिक जीके के रूप में, चाहे वो एसएससी का विद्यार्थी हो या स्टेट पीसीएस का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं ना, उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन देंगे। एक बार करके देखेंगे ना, तो आप अपने आप से, अगर ऑब्लाइज्ड विद इन 10 डेज में ये फील करने नहीं लग गए कि हाँ सर, हमारा हमने ये जो कोर्स ऑप्ट किया है ये बहुत अच्छा था, तो फिर आप हमें बताइएगा। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। यूज माई रेफरल कोड अंकित 10, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, और जल्दी से जाइए और अभी अपने आप को उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए। अपने आप को नए साल के लिए एक तोहफा दे दीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद।